हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आपका जैसे कि एग्ज़ाम है और उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और आपको वही क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर तो ज़रूर कर लेने चाहिए, क्योंकि जो ड्यू सोल होता है या फिर रेगुलर जो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं, किसी के भी एग्ज़ाम होते हैं, रेगुलर हो या फिर नॉन से जो कर रहा है, उसमें क्या होता है जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपके 8-10 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट होने पक्का होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आप 10 ईयर खरीद रहे हैं या फिर ऐसे कोई भी जो बुक वगैरह खरीद रहे हो, फिर आप सोच रहे हैं कि आपका जो आप पास हो जाओगे, तो ऐसा कहना तो ज़रूरी नहीं है कि आप पास हो जाओगे, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर जो है 10 ईयर वगैरह लेने से वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, उसके अंदर जो आंसर होते हैं वो इतने अच्छे नहीं लिखे होते कि जिससे आपके मार्क्स अच्छे मिल सकें आपको। बस आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कौन से रिपीट होते हैं, और वो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको ये दे रखा है कि हमारा ये जो बीए प्रोग्राम का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम देखने वाले हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, और ये बीए प्रोग्राम में 5th सेमेस्टर में आता है, और सोल वालों में ये जो क्वेश्चन ये जो आपका लगा हुआ है सब्जेक्ट, ये 4th सेमेस्टर में आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। साथ में आपको मैं बता दूँ 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, और अभी जो ये 2022 चल रहा है, इसमें जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका 3.5 घंटे का एग्ज़ाम हुआ है, तो शायद आपका भी ऐसा हो सकता है। और जो सोल वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, बट जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि सोल वाले स्टूडेंट्स का 100 मार्क्स का होता है? क्योंकि उन्हें अटेंडेंस वगैरह के जो मार्क्स हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे जो सोल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, तो मॉर्गेंथो के परंपरागत यथार्थवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। मॉर्गेंथो ने जो है परंपरागत यथार्थवादी सिद्धांत दिया था, तो उसकी कुछ मान्यताएं जो हैं वो हमें बतानी है। ठीक है, कि कौन कौन से उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमें यहाँ पर जो है डिस्कस करने हैं। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर, जटिल अंतर्निर्भरता के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के नव उदारवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सिंपल सी बात है, जो जटिल जो आत्मनिर्भरता है उसके अंतर्गत हमें क्या करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें नव उदारवादी जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करनी है। यानी कि बस आपको आलोचना करनी है नव उदारवादी सिद्धांत। तो आपका ये यूनिट 1, ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी और नीचे वाला क्वेश्चन भी, जो यूनिट आपकी नंबर 1 है उससे कवर होगा। तो आप अपनी बुक उठा सकते हैं और इनके आंसर आप खोज सकते हैं। बस आपको अगर जो है जैसे नव उदारवादी हो गया, उदारवाद हो गया, और जैसे आपका फर्स्ट यूनिट का ही 3rd चैप्टर है नारीवाद दृष्टिकोण, तो अगर आप इन्हें सिंपली कवर कर लेते हैं इन चैप्टर्स को, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता है कि बीए में जाकर या बीकॉम जो भी कर रहा है कोई बच्चा, वो ग्रेजुएशन लेवल पर जाकर रट के चीज़ें लिखे, नहीं, आपको बनाकर चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो अच्छे से लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन इसीलिए बता रही हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ताकि आपको पता चल जाए जब आप उस यूनिट को पढ़ो तो आपको ये पता चल जाए कि आप उसमें कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पुरुष प्रधान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी दृष्टिकोण जो है नारीवादी सिद्धांत का एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पर कहा है पुरुष प्रधान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इस चीज़ को समझने के लिए जो नारीवादी जो सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत नारीवादी जो सिद्धांत है वो किस तरीके से इस चीज़ को जो है प्रस्तुत करता है, पुरुष प्रधान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को। तो इस चीज़ को हमें जो है अपने आंसर में तर्क सहित क्या करना पड़ता है, स्पष्ट करना होता है। और यानी कि इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि नारीवादी दृष्टिकोण जो नारीवादी जो सिद्धांत है उससे हमें जो है पुरुष प्रधान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किस प्रकार से दिखती है। और ये आपका यूनिट 1 में जो चैप्टर नंबर आपका 3 है वहाँ से आपका ये लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला फिर ये है आपका क्वेश्चन, शीत युद्ध का क्या अर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये रिपीट होता ही है। शीत युद्ध का अर्थ क्या है, और इसके जो पूछा गया शीत युद्ध के प्रारंभिक जो चरण हैं उसकी जो प्रमुख घटनाओं की विवेचना करनी, यानी कि प्रारंभिक जो चरण, शीत युद्ध के 6 या 7 चरण जो आपकी बुक में दे रखे हैं, तो ये जो चरण होते हैं ये पूछे जाते हैं। कई बार चरण को आप देखेंगे कि आयाम लिखा हुआ मिलता है। ठीक है,
कि शीत युद्ध के आयाम बताओ या फिर शीत युद्ध के चरणों की व्याख्या करो, तो अगर आपको आयाम दे दिया जाए या फिर चरण दे दिया जाए, यानी कि आपको सारे चरण बताने हैं, पर यहाँ पर स्पेशली आपको बोल दिया गया है प्रारंभिक जो चरण है उसकी प्रमुख घटनाएं हमें बतानी, यानी कि प्रारंभिक चरण के बारे में बताना है क्या क्या चीज़ें हुई थी प्रारंभिक चरण के अंतर्गत, ठीक है। और शीत युद्ध का क्या अर्थ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास 12th में जिस तरीके से लिख के आते थे कि आपने 2-3 लाइनों में शीत युद्ध का अर्थ लिख दिया तो काम चल जाएगा, नहीं। शीत युद्ध का अर्थ बताओगे तो आप मैक्सिमम ये सोचो कि आपको क्या करना है। अगर आपको मानो शीत युद्ध का अर्थ बहुत अच्छे से आता है और सेकंड वाला क्वेश्चन आपको आता है पर इतने अच्छे से नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो, शीत युद्ध का जो अर्थ है उसे आप जो है 2 पेज में लिख सकते हो ना, 2 पेज कवर कर सकते हो शीत युद्ध का अर्थ लेकर, और फिर बाकी जो आपको 3-4 पेज भरने हैं उसमें आप ये प्रारंभिक चरण लिख सकते हो, तो ये अपने हाथ में होता है, ठीक है। शीत युद्ध का जो चरण है इसमें आपको एग्जाम्पल भी देने हैं कि शीत युद्ध का काल जो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें घटनाएं घटी हैं और किस तरीके से जो है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में किस तरीके से जो है हमेशा जो है ऐसा लगता था रक्त रंजित जो युद्ध है वो होकर रहेगा, पर कभी युद्ध नहीं होता था, ठीक है। तो उसको शीत युद्ध कहा गया, तो उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आपको उदाहरण देते हुए एक्सप्लेन करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये रहा आपका। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि शीत युद्ध की जो समाप्ति हो गई है उसके लिए कौन कौन से जो कारक है वो उत्तरदायी है, कि जो शीत युद्ध है वो क्यों समाप्त हो गया, उसके कारक हमें यहाँ पर बताने हैं। या फिर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएसएसआर की समाप्ति क्यों हो गई, उसके लिए उत्तरदायी कारक बताओ। तो दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। यूएसएसआर जो है उसका पतन हुआ तो इसी की वजह से क्या हुआ था, जो ये शीत युद्ध है ये खत्म हो गया था, क्योंकि ये शीत युद्ध किन के बीच में चल रहा था, यूएसए के बीच, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये शीत युद्ध चल रहा था। तो इसके लिए जो जो उत्तरदायी कारक है सिंपली आपकी जो बुक है उसमें दे रखी है, आप कर सकते हैं इसे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे 6, क्या आप सहमत है कि विश्व जो बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर उभर रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है बहुध्रुवीय व्यवस्था, ये जो व्यवस्था ये क्या होती है, पहले ये समझना हमें। बहुध्रुवीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें कोई एक शक्ति जो है महाशक्ति बनकर नहीं बैठती है विश्व में, बल्कि जो महाशक्तियों की गिनती में बहुत सारे जो देश हैं वो आते हैं। जैसे कि वर्तमान की स्थिति जो है, जैसे ही शीत युद्ध का अंत होता है उसके बाद जो व्यवस्था चलती है वो कौन सी होती है, बहुध्रुवीय व्यवस्था होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चीन जो है उभरती हुई शक्ति है, भारत उभरती हुई शक्ति है, ठीक है, अमेरिका है, और इसके साथ साथ जो और भी बाकी देश हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अभी उभरती हुई शक्ति के रूप में जो है आगे आ रही हैं। तो किस प्रकार से आगे आ रही हैं उन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और अपना तर्क देना है कि, और इसके विरोध में भी अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको उदाहरण और कारण बताने पड़ेंगे। तो तर्क देंगे यानी कि उदाहरण देंगे तो आप बता सकते हैं चीन ने किस तरीके से विकास करता जा रहा है, भारत किस तरीके से विकास करता जा रहा है, या फिर कोई भी और उभरती हुई शक्ति जैसे आसियान है, आसियान एक संगठन है वो कैसे विकास कर रहा है, उसे हम एक महाशक्ति के तौर पर कैसे देख सकते हैं, एक महाशक्ति नहीं कहेंगे, बहुध्रुवीय जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत कैसे देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो यूरोपीय संघ है उसे कैसे देख सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा और एग्जाम्पल देने होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है 7th, और उसमें आपसे पूछा गया है भारत की गुट निरपेक्ष नीति के उद्भव और विकास का विश्लेषण कीजिए। तो भारत की जो गुट निरपेक्ष नीति है उसको आपको बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन, जो मतलब कि आपको आना चाहिए। और अगर आप कहेंगे कि इसको लेकर मैं आपके लिए, जैसे हिंदी की मैंने वीडियो बनाई थी, तो ऐसे ही इनकी जो वीडियोज़ है वो आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए, क्योंकि आपका 15 को एग्ज़ाम है, ठीक है। देखिए, गुट निरपेक्ष नीति का जो उद्भव है और विकास है वो किस तरीके से हुआ है ये हमें यहाँ पर बताना होगा। उद्भव और विकास का मतलब है कि किस तरीके से जो है गुट निरपेक्ष नीति जो उसकी स्थापना किस तरीके से हुई, ठीक है, और उसके बाद जो है अभी तक उसका विकास किस तरीके से हो रहा है, और इसके साथ साथ आज इसकी प्रासंगिकता क्या रही है ये हमें यहाँ पर बताना होगा। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि आज जो ये वर्तमान चल रहा है इसमें जो ये गुट निरपेक्ष नीति है ये किस हद तक जो है अभी वर्तमान में ज़रूरी है, आवश्यक है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ये क्वेश्चन आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आप जो है इसे बीए जो है यानी कि ग्रेजुएशन के लेवल के जो क्वेश्चन है उसके तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, 1-2 पेज में नहीं करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
अब फिर आपका जो क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट नोट्स आते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कई बार कहूँ या मोस्टली टाइम ऐसा ही होता है कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो एक दो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं रिपीट हो ही जाते हैं। और ये जो 4 शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं इसमें से आपको कोई ना कोई 2 शॉर्ट नोट्स यहाँ पर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर जो वालरस्टीन है उसका जो विश्व व्यवस्था उपागम है इसके बारे में पूछा गया है। तनाव जो शैथिल्य है इसके बारे में पूछा गया है। सोवियत संघ के विघटन के कारण पूछे गए हैं, जैसे मैंने कहा था क्यों विघटन हो गया, क्यों उसका पतन हो गया सोवियत संघ का, उसका कारण। तो देखो ऊपर जो क्वेश्चन हमने देखा था कि शीत युद्ध जो है वो उसका ख़त्म होने के जो कारण हैं वो क्या थे, ठीक है, कारक जो पूछे गए थे, तो उसे घुमाकर अब यहाँ पर ये पूछ लिया गया। तो आप इजीली कर सकते हो। कई बार आप देखेंगे कि जो ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं हमें उसी का एक शॉर्ट नोट बनाकर दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक उभरती हुई जो भारत है, एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति किस प्रकार से। अब यहाँ पर आपसे केवल ये नहीं पूछा है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है। जब आपसे ये पूछा जाए कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तब आप उसमें जो है हर जो उसका क्षेत्र है जिसमें वो विकास कर रहा है वो आपको उसका हर क्षेत्र बताना होगा। पर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि आर्थिक रूप से किस प्रकार से उभर रहा है और सैन्य रूप से किस प्रकार से उभर रहा है, ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसे आप इजीली कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस लेकर आऊँ पॉलिटिकल साइंस की भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के पास जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके दोस्त भी जो कगार पर आ चुके हैं कि जो पास नहीं हो सकते वो भी पास हो सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम आप जो है इसके मतलब कि इसे जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते रहिए।